हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चला जाए आज अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों देख लिए थे। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, जरा देखें। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, और बट ऑब्वियस है, धीरे 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 टफ लेवल पर चलना ही है हमको। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमें दे रखा है। जर्नल एंट्रीज करनी है, किया जाए। फॉर्मेट फॉर्मेट आप लोग कंप्लीट बनाएंगे कॉपी में। मेरी तरह आधा और अधूरा नहीं बनाएंगे। चलिए, डेट का भी बना दें, क्योंकि डेट दिया है ना इस क्वेश्चन में। चलिए, बन गया आपका डेट। ओ, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। किसकी बुक्स में करनी है? रमेश की बुक्स में करनी है। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड द बुक्स ऑफ रमेश। रमेश नहीं, रमेश। अच्छा, किस मंथ का है? अप्रैल, 19 मंथ्स का। पहला बोलता है रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए से, वो भी कैश ले आया। क्या ले आया? कैश ले आया। कब ले आया? 1 अप्रैल को। कितना? 1 लाख। तो कैश बिजनेस में आया, तो बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। अच्छा, बिजनेस में कैश लाया, कौन ले आया? रमेश ले आया। रमेश अगर पैसा ले आता है एज अ ओनर, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट तो याद रखेंगे, लेकिन ये उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टू रमेश कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फिर कहता है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसिस, सेम डेट में 10,000 रुपए रिपेयर के लिए पेमेंट किया है, प्रीमाइसिस के रिपेयर के लिए। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, टू कैश 10,000। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, डेबिट कर दिया एक्सपेंसेस। रिकरिंग नेचर का टाइप होता है इनका। क्या जा रहा है जेब से? एसेट कम हो रही है, कैश जा रहा है, क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट होता है कैश। पेड इनटू बैंक, बैंक में 70,000 2 अप्रैल को पेमेंट किया है। 2 अप्रैल को बैंक में पेमेंट किया है। बैंक में पेमेंट किया, यानी बैंक में पैसा बढ़ा। रिसिपिएंट कौन है? बैंक, चाहे एसबीआई हो चाहे पीएनबी हो, पर्सनल अकाउंट होता है। 70,000 ऐड हो गया, लेकिन गया क्या मेरी जेब से? कैश। तो लिख दो टू कैश। मेरा कैश कम हो गया, दैट इज 70,000। नेक्स्ट, 3 अप्रैल को गुड्स बॉट फॉर कैश, गुड्स बाय किया है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट, फिलहाल जो मैंने लास्ट सेशन बताया था, गुड्स अकाउंट डेबिट की जगह हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने रुपए से? 5,000 से। नहीं 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 नहीं, 5,000 नहीं, 25,000 है। 25 लोन टेकन फ्रॉम बैंक, सॉरी छूट रही है, बीच में से एक छूट रहा है। 2 अप्रैल में 25,000 रुपए का लोन लिया है। 2 अप्रैल में 25,000 रुपए का लोन लिया। लोन देने वाला कौन भाई? लोन लिया, लोन लिया, लोन लिया। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मेरे कहा कि भाई तुम्हारा हमारे यहाँ बैंक अकाउंट ओपन है, हम तुम्हारे यहाँ बैंक अकाउंट में प्लस कर दे रहे हैं पैसा। उसने मेरे बैंक अकाउंट में प्लस कर दिया। तो एसेट अगर बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से मुझे लोन का पेमेंट भी तो करना है, दैट इज अ लाइबिलिटी। तो बैंक लोन इज अ सेपरेट अकाउंट, दिस इज द लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है।
एसेट जब बढ़ती है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। फिलहाल ये एसेट नहीं है, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल नेचर, और दो देने वाला होता है वो डेबिट, और जिसने दिया है वो क्रेडिट, लायबिलिटी है वो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, पर्सनल नेचर का है। गिवर, ऊपर भी पर्सनल नेचर का। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट भाई देने वाला और लेने वाला दोनों पर्सनल नेचर है। वही बैंक दे रहा है, मेरे ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन आपके लिए लायबिलिटी है, और बैंक अकाउंट आपके लिए एसेट, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पर्सनल नेचर का है, जिसमें रेसिपिएंट को डेबिट करना है। क्लियर? गिवर को क्रेडिट किया जाता है। अच्छा जी, बॉट गुड्स फॉर कैश कितना, 5000। तो गुड्स बॉट किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, लास्ट सेशन में पूरा बताया था। और कैश में खरीदा है तो कैश जेब से गया है 5000 का। अच्छा, ये 3 अप्रैल की थी बात। 4 अप्रैल में पैसा बैंक से निकाला है कैश। 4 अप्रैल में कैश निकाला है ऑफिस पर्पस के लिए। अब एक बात बताऊं, हमने कैश निकाला तो मेरे हाथ में क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन, गिवर कौन, बैंक। सर ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, जब एक्सपेंसेस होगा तो उसको खर्च को खर्च करेंगे। कितना खर्च, कितना निकाला है कैश, ये निकाला है 1000। मान लेते हैं इसने इसमें से कुछ खर्च किया 200 रुपए ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ठीक है कैश निकलेगा, अब ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा। राइट नाउ वी डिडंट एक्सपेंड इट, राइट नाउ वी ड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द बैंक एंड केप्ट इट इन आवर पॉकेट। हमने उनको उस अमाउंट को अपनी जेब में रखा है बिजनेस में यूज करने के लिए। दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं इसको खर्च करूंगा, कहां करूंगा वो बात की बात है, देखते हैं। अच्छा, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, 13 अप्रैल को 22,500 का सामान खरीदा है श्याम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश नहीं खरीदा, सर आपको कैसे मालूम, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है, लास्ट सेशन बताया था। तो टू श्याम, 22,500। क्लियर? चलो, 13 अप्रैल के बाद क्या है ट्रांजेक्शन, कार्टेज का एक्सपेंसेस किया है 500। मान लो इसी 1000 में से किया है जो खर्चे के लिए निकाला था। तो 22 अप्रैल को कार्टेज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपके डेबिट ही होते हैं, नॉमिनल नेचर का, टू कैश 500। देखिए ना कैश निकल गया अब। 22 अप्रैल को था, 20 अप्रैल को। अच्छा, 13 अप्रैल का ही था। 20 अप्रैल को कृष्णा को माल बेचा, नगद या उधार, कैश या क्रेडिट। सर कृष्णा को माल बेचा है, पार्टी का नाम दिया है, कैश वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट सेल है। कृष्णा को सेल किया 20 अप्रैल को 15,000 में। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, रेसिपिएंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नॉमिनल नेचर का फायदा है।
तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा 15,000 का। 24 अप्रैल को कृष्णा से रिसीव किया 15,000। अरे भाई, जो सामान बेचा था उसने पैसा दे दिया 24 अप्रैल को, दिक्कत क्या है? तो कैश अकाउंट डेबिट, कृष्णा का अब अकाउंट क्लोज कर दो, क्योंकि अब उससे ना लेना ना देना, तो गिवर को क्रेडिट कर दो। पूरा 15,000 उसने दे दिया, एक एक रुपए का पाई पाई का हिसाब कर दिया। अच्छा, कहता है पेड टू श्याम बाई चेक 22,500। ये देखो ना, ये श्याम से माल खरीदा था, पैसा देना था, दे दिया, चेक से दिया है, तो टू बैंक। किस डेट में? 28 अप्रैल। श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो ना, श्याम का अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा, 30 अप्रैल को कैश सेल से 8,000 की। कैश सेल से तो कैश आएगा मेरे हाथ में, रियल नेचर का है, कैश बढ़ता है तो एसेट डेबिट टू। सेल्स मेरा प्रॉफिट है, नॉमिनल नेचर का है, तो मेरा क्रेडिट होगा 8,000। सॉरी। चलिए सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 अप्रैल के बाद हम बात करते हैं। पेड सैलरी टू राम, राम को सैलरी दी, राम को सैलरी दी 30 अप्रैल को। जब आप नॉमिनल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं ना, तो आप, कई लोगों के दिमाग में आता है सर राम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दीजिए, क्योंकि रेसिपिएंट तो राम है। कर दीजिए, ये हिसाब कितने का है? 3,000। ये आपका जो डाउट है, मैं वो बात बता रहा हूं। रेसिपिएंट राम है तो आप उसको कर दिए। अरे भाई, राम को हमने सैलरी दी है, नॉमिनल नेचर का है, वहां पार्टी का नाम आता ही नहीं है, वहां पार्टी का नाम आएगा ही नहीं। अरे अगर मेरे यहाँ 500 एम्प्लॉयज हैं, तो हम सबका अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे या उनको सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? सर, उनको सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? रिकरिंग नेचर का है, इनका पेरोल अकाउंट अलग से बनता ही है, मालूम नहीं है तो आगे आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, ये पेड किया है या नहीं? पेड किया है, वर्ड लिखा है पेड, तो कितना है? 30 अप्रैल को 250। तो बैंक इंटरेस्ट हमारा खर्चा है 2। हमारी लाइबिलिटी लोन की बढ़ गई, लोन हमारा, नहीं सर, क्यों भाई नहीं, पेड लिखा है तो पेड होगा बैंक से ही, बैंक इंटरेस्ट, यस सर, डायरेक्ट। या आप इसको एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। पहला, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पहले तो बैंक लोन बढ़ा दो, क्योंकि बैंक लोन के अगेंस्ट ही हमको इंटरेस्ट देना है, कितना? 250। और तुरंत पे कर दो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड हो गया है ना? कितना? 250। अब दोनों की कंबाइंड एंट्री हमने यहां की हुई है, ये आपके ऊपर है कि आप सेपरेट सेपरेट एंट्री करें या आप इस तरह की कंबाइंड एंट्री कर लें। दैट्स इट। लास्ट एक और एंट्री बच गई है शायद। क्या है? लोन रीपेड टू बैंक 25,250 का, ठीक है, तो रीपे कर देते हैं। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट
टू बैंक। $25,250। नाउ दिस इज योर आंसर। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपको बेसिक क्वेश्चंस हैं, याद रखेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। ये जल्दी से नोट कर लें। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 4। ढंग से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बीना वॉच कंपनी दिल्ली 25 पीस खरीदता है टाइम स्टार का रिस्ट वॉच। ओके, कहां से? पायनियर वॉचेस से, जिसकी लिस्ट प्राइस है 2000 पर यूनिट। एक घड़ी की कीमत 2000 है और 25 यूनिट्स खरीदी। इसका मतलब टोटल उसकी लिस्ट प्राइस है 50,000। ठीक है सर। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, ये आपको मालूम है 10%। तो ये हो जाएगा 5000 माइनस, यानी हमारे ऊपर जो बिल बनाया गया ना वो 45,000 का बिल बनाया गया। सामने वाले ने सामान खरीदते समय मेरे ऊपर जो बिल बना करके दिया, आप दुकानदार के पास जाते कहते भाई बिल दो, तो जितने का बिल देगा उतना ही तो मैं पेमेंट करूंगा। नाउ ही मेड अ बिल ऑफ रुपीज 45,000 एंड आई एम नीडेड टू पे रुपीज 45,000। नाउ दिस इज आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड द ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन योर बिल। ओके, कहता है कैश डिस्काउंट 2% मिलेगा अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो। मान लेते हैं सॉल्यूशन, एज्यूम पेमेंट was done within 15 days। तो यहां पर हमको कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट दे देते हैं। क्या एंट्री करेंगे भाई? सबसे पहले तो हमने माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? पायनियर लिमिटेड से, पायनियर वॉचेस से। कितने का सामान खरीदा? दिख रहा है 45,000 का। और उसके बाद हमने इसको पेमेंट कर दिया। ये है एट द टाइम ऑफ परचेस, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या एंट्री करेंगे? मान लेते हैं विद इन 15 डेज, ऊपर लिखा ही है मैंने। तो पायनियर अकाउंट्स को खत्म करें। अकाउंट खत्म 45,000 का। अगर मैंने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, और कैश डिस्काउंट इज अ प्रॉफिट टू मी। मुझे कम पेमेंट करना है। कितना कम पेमेंट करना है? 2%। तो 2% होता है 900, और बाकी आप पेमेंट कर दें कैश या बैंक से। द नेट बैलेंस इज मीन्स द विच इज नीडेड टू बी पेमेंट 44,100 पेमेंट कर दिया, झंझट खत्म। ये था आपका सॉल्यूशन। था ना इंपॉर्टेंट? यस सर। खत्म है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब आते हैं बैड डेट्स को लेकर के। हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, मान लो मैंने किसी को सामान बेचा, उधार माल बेचा, तो हम लोग एंट्री करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, ढंग से समझें। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 10,000 का है। अब फ्यूचर में इसने हमको केवल 9,500 रुपए दिए। अगर इसने
हमें चेक से दिए होंगे 5,000 तो हम लिख देंगे 5,000। इसने हमें कैश दिया होगा तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। और टू डेटर्स मैंने ये लिख दिया। लेकिन इसने ये कहा कि भई ये जो 9,500 मैंने दिया है ना, दिस इज़ फुल एंड फाइनल, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग। तो क्या मैंने उसको डिस्काउंट दिया? ना। मैं उससे कह रहा हूँ, भई तेरे ऊपर बैलेंस है ₹500 दे दे, कहता है नहीं। क्या मैं डिस्काउंट मान लूँ? नहीं, क्योंकि मैंने तो उसको कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं। वो ज़बरदस्ती की बात कर रहा है और वो दे नहीं रहा। मैं माँग-माँग कर थक गया, आखिर में मैंने इसको बैड डेट्स यानी अपना लॉस मान लिया। तो जितने खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं ना? यस सर। आपको अब इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा। देखो ना, अकाउंट क्लोज़ हो गया डेटर्स का, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट, हमें मिला केवल 9,500, लॉस हो गया मेरा 500। और एट द एंड ऑफ द ईयर ये बैड डेट्स हमारा चला जाएगा पीएल अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? पीएल अकाउंट में। जितने लोग जानते हैं पीएल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, हम उनके लिए बात बता रहे हैं। जो लोग नहीं जानते, वो इस एंट्री को छोड़ देंगे, लास्ट वाले को, ठीक है ना? दिस वाज़ द वे। ये होता है। यानी किसी से अगर हमको डेटर्स से पैसा लेना हो, मेरी बात ढंग से समझेंगे, अगर हमें डेटर्स से पैसा वसूलना है, तब तो हमारा ये जर्नल एंट्रीज़ एप्लीकेबल होगा। ठीक? अब कहता है, हमें रमेश से लेना था 5,000, अब नहीं मिलने वाला। ना, रमेश से लेना था 5,000, वो अब हमें नहीं मिलने वाला। चलो हम बड़े प्यार से एंट्री करते हैं इस पहले वाले की। हम ये मान लेते हैं, शुरू से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने रमेश को मान लो 5,000 का सामान बेचा। कितने का? मान लेते हैं 5,000 का सामान बेचा। जब मैंने उसको सामान बेचा होगा, तो हम एंट्री करेंगे रमेश अकाउंट डेबिट, रेसिपिएंट है रमेश, टू सेल्स। हमें क्या मालूम कि ये चुट्टा निकलेगा और हमें हमारा पैसा नहीं देगा। मैं माँगता रह गया कि भई मेरा हिसाब ख़त्म कर दो, मुझे मेरा पैसा दे दो, सामने वाले ने नहीं दिया। थक हार करके मुझे इसको लॉस मानना ही पड़ा। लॉस मानने के लिए अब सेल्स, भाई सेल तो मान चुके हैं, लेकिन अब हमारा ये बैड डेट्स हो जाएगा क्योंकि रमेश हमको दे नहीं रहा। उसके अकाउंट्स को खोले रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो मुझे आपको समझाना है कि ये तभी पॉसिबल है बैड डेट्स का अकाउंट, जब कोई डेटर्स होता है। क्या होता है? डेटर्स होता है, उसी में से बैड डेट्स निकलता है। अगर डेटर्स नहीं होगा तो बैड डेट्स भी नहीं होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया। जिनको हम माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं। जिनको हम माल बेचते हैं उधार, क्रेडिट पर वो हमारे होते हैं डेटर्स। तो यहाँ पर रमेश को, आई सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू रमेश, दैट्स व्हाई रमेश वाज ट्रीटेड एज अ डेटर टू मी। अब ये डेटर जब हमें पैसा नहीं देगा, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज अ बैड डेट्स। ये याद रखेंगे, केवल डेटर्स के केस में बैड डेट्स अराइज होता है। सर कोई और भी होता है क्या? मान लो मैंने रमेश को कोई एडवांस दिया। सेल नहीं किया। तो हम एंट्री करते हैं रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, या इधर लिख देंगे ये 5,000। अब ये डूब गया पैसा, डूब गया, तो ही इज नॉट अ डेटर टू मी। ये मेरा कोई डेटर नहीं था। मैंने उसको उधार माल नहीं बेचा था, मैंने उसको एडवांस दिया था, या भाई परचेस करना था सामान, परचेस करना था। तो ही इज नॉट अ डेटर टू मी एट ऑल। तो यहां पर बैड डेट्स की सिचुएशन नहीं आएगी। ये 5,000 लॉस होता है तो लॉस ऑफ अमाउंट या लॉस ऑफ ये आपका एडवांस। ठीक है ना? पक्की बात है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। तो ये बैड डेट्स हमेशा केवल और केवल हमारा जनरेट होता है, ये याद रखेंगे, किस पर? बैड डेट्स, डेटर्स पर जनरेट होता है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है इसी में से ही है। हमसे पूछा है कि 5,000 इररिकवरेबल है, तो हम केवल ये एंट्री पास करेंगे, ये वाली।
हमसे ये पूछा नहीं था, ये हो चुकी होगी एंट्री पास्ट में। जब ट्रांज़ैक्शन हुआ होगा, उस समय ये एंट्री हो चुकी होगी। तो आपको ये सेकंड एंट्री पास करनी थी। फर्स्ट मैंने केवल समझाया। अब दूसरा क्या कहता है, सोहन डिक्लेयर्ड हो गया इंसॉल्वेंट। तो जिसको मैंने माल बेचा था, जिससे मुझे पैसा लेना था, वो डेटर मेरा इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, दिवाला निकल गया। तो ही वॉज ऑलरेडी अ डेटर टू मी, बट नाउ आफ्टर इंसॉल्वेंट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट यस, उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है, मान लो मेरा कोई डेटर है जिसको मैंने माल बेचा था, उसकी एक दिन दुख खबरी मेरे पास आई कि भैया वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया, मैंने कहा मेरा पैसा तो दो। तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा पैसा, ये ऑफिशियल रिसीवर है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, अब ये पैसा देगा। तू मुझे मत दौड़ा, डंडा मत मार, तू अब इससे पैसा लिए, सरकारी आदमी है, ये तुझे पैसा देगा। तो उसने कहा ऑफिशियल रिसीवर ने, भैया ये तो खुद कंगाल हो गया है, तुम्हें 60% पैसा मिलेगा। कितना? 10,000 रुपए तुम्हें सोहन से लेना था, लेकिन अब तुम्हें केवल 6,000 रुपए मिलेगा। तो यहां पर हम पूरी जर्नल एंट्री फिर से करते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में की। हम यहां पर सोहन को पहले माल बेच देते हैं, तो हम एंट्री करेंगे सोहन अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट एंट्री हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। टू सेल्स 10,000। हमने जब उससे पैसा मांगने की कोशिश की, तो उसने कहा हम तो इंसॉल्वेंट हो गए भाया, हमसे पैसा लेने से कोई फायदा नहीं है, तू मेरे ऑफिशियल रिसीवर से ले लो। तो उसने कहा 6,000 हम दे देंगे। तो मुझे कितना मिला? बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। जबकि लेना कितना था? 10,000। लेकिन अब मिलेगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। तो सोहन का अकाउंट खोल कर रखने से कोई फायदा नहीं है, जब मिलना ही नहीं है पैसा। तो इसका मतलब ये 4,000 मेरा लॉस हो गया। दिस इज योर बैड डेट्स। और ये बैड डेट्स हमारा पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। जिसको मालूम है समझ में आ जाएगा, नहीं मालूम पीएल क्या होता है वो बाद में समझ में आएगा। चलिए फिलहाल, इज इट क्लियर? लास्ट कहता है रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स अगेंस्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। एक आदमी था जिससे हमें 700 रुपए लेने थे। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, पेशेंस रखेंगे। 700 रुपए लेने थे। क्यों क्यों लेने थे? क्योंकि मैंने वो उधार माल बेचा था। तो मैंने लिखा किसको? मालूम नहीं कौन था, मान लेते हैं एक्स। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 700 रुपए, मान लेते हैं 700 रुपए का माल बेचा। ये एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री में करवा रहा हूं, ये करनी नहीं है आपको, समझने के लिए। उसके बाद मैंने इससे कहा पैसा दो, उसने नहीं दिया, मांगता रह गया मैं। वो कहा नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो। मजबूरन मुझे एक्स का अकाउंट क्लोज करना पड़ा, और डेटर्स का ये जो अमाउंट नहीं मिला वो मैंने बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिया। तो 2x। ठीक, हाँ सर। इसके बाद क्या हुआ? उस आदमी का जमीर जाग गया, उसने मुझे वो पैसा फ्यूचर में दे दिया 700। अब जरा देखो, मैंने तो एक्स का अकाउंट ऑलरेडी, इधर देखेंगे ढंग से, एक्स का अकाउंट ऑलरेडी मैंने खत्म कर रखा है। देखो ना, काट दिया मैंने। एक्स का अकाउंट तो है ही नहीं मेरी बुक्स में। अब मेरी बुक्स में एक्स का अकाउंट का नाम है ही नहीं। लेकिन हाँ, जो बैड डेट्स मैंने लिखा था, अब ये पैसा मिल गया। जब ये पैसा मिल गया, तो मैं यहां लिखूंगा पैसा मिलने पर बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, और ये बैड डेट्स ना होकर अब बैड डेट्स रिकवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना? तो बैड डेट्स जो पहले पीएल में गया था, रिकवरी भी पीएल में ट्रांसफर हो जाती है, ये भी हमारा पीएल में जाता है। और ये हमारी इनकम, जो पहले घाटा मान लिया था, वो मेरा फायदा हो गया। सर एक्स का नाम नहीं लिखा आपने। अरे एक्स का नाम तो ऑलरेडी बुक्स में है ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं उसने अगर समय पर पैसा दे दिया होता, मैंने उसको सामान बेचा, उसने पैसा दे दिया। यहां पर भी वही हुआ, मैंने उसको सामान बेचा, उसने पैसा दे दिया। अगर सामान बेचा और पैसा दे दिया तो एंट्री होती है, अगर सामान बेचा और पैसा दे दिया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स करते हम सीधे सीधे। अगर ये बैड डेट्स का लोचा नहीं आता तो यहां पर तो सामान बेचा, पैसा मिल गया, लेकिन बीच में एक कहानी आ गई। पहले हमने बैड डेट्स माना, फिर रिकवरी। तो एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए इधर देखना, ये तो वैसे ही कट गया। फिर से देखो, एंट्री वही बनी। फर्स्ट एंट्री क्या? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरी एंट्री क्या? ढंग से सीखेंगे ये। दूसरी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर मुझे पैसा मिल गया
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। देखो ना, बैड डेट्स डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, दूसरी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। वो यहाँ पर भी अंतर ये पार्ट पार्ट में बनी, पहले मैंने बैड डेट्स में कन्वर्ट किया, फिर बैड डेट्स को रिकवर कर लिया। इज इट क्लियर? पहले बैड डेट्स में कन्वर्ट किया, फिर बैड डेट्स को रिकवर कर लिया। दिस वॉज द हैपनिंग। ठीक, तो आपको एग्जाम में जो करना है ना, ये थर्ड एंट्री करनी है। क्वेश्चन इज आस्किंग टू पास दिस वन जर्नल एंट्री, दैट्स इट। जो लास्ट लास्ट जर्नल एंट्री है ना, सेकंड सेकंड और ये थर्ड, यही आपको पास करनी है और कुछ नहीं करना। बैड डेट्स किस पर होता है सर? डेटर्स पर होता है। डेटर्स के अलावा किसी पर नहीं होता, बस इतना याद रखेंगे। बैड डेट्स कहाँ जनरेट होता है? डेटर्स पर। जिसको मैंने उधार माल बेचा है वो पैसा ना दे, तो जितना पैसा ना दे वो बैड डेट्स में ट्रांसफर हो जाता है और उसका अकाउंट उतने से हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अकाउंट ओपन करने से कोई फायदा नहीं है जब हमें मालूम है कि सामने वाला चट्टा निकल गया। He is having no such type of intention to make the payment of me to that amount. I am needed to close this account to that extent, but I'll not टेल हिम। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा, देख तूने मुझे 5,000 नहीं दिया ना, मैंने तेरा अकाउंट क्लोज कर दिया ना ना। जब भी वो रास्ते में मुझे मिलेगा मैं कहूंगा 5,000 दे। जब भी भाई मैंने उसको क्यों बताना कि मैंने तेरा अकाउंट बैड डेट्स में डाल दिया है? हो सकता है कभी दे ही दे, हमने अपने बुक्स में जीरो कर दिया, फ्यूचर में दे दिया तो मैंने उसको प्रॉफिट मान लिया, जैसा कि मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन किया, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, फिक्स डिपॉजिट किया, एक चेक रिसीव किया जिसका, ठीक है, सबकी जर्नल एंट्री अलग अलग कर दी जाए। जर्नल एंट्री, चलिए फर्स्ट है 1 अप्रैल 19 को। पहली एंट्री कहता है 20,000 से हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो कैश मैंने निकाला होगा और बैंक में डाला होगा तभी तो बैंक अकाउंट ओपन हुआ। तो बैंक रेसिपिएंट है और रेसिपिएंट हमेशा डेबिट होता है, तो बैंक पर्सनल नेचर है 20,000 से, और जेब से क्या गया? कैश। कैश मेरा रियल नेचर का एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है। अब मैं बार बार ये सब लाइनें बार बार यूज नहीं करूंगा, धीरे धीरे मैं इन चीजों को हटाऊंगा। अच्छा, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक से निकाला, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने बैंक से निकाला। अगर बैंक से निकाला तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी बात ढंग से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, यहां पर ढंग से सुनेंगे, बहुत फर्क होता है। 1,000 रुपए कह रहा है, ये जो पैसा निकाला ना, ये मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया। कैश अकाउंट डेबिट तो तब करते ना जब ये पैसा बिजनेस में रहता। ये पैसा बिजनेस में नहीं रहा, ये हमारा पर्सनल है। ये आप निकाल कर घर में ले गए। कहाँ ले गए? पहले पैसा निकाला फिर घर में ले गए। तो दूसरी एंट्री पास कर सकते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। या दोनों के लिए कंबाइंड एंट्री कर सकते थे, 1,000 रुपए घर ले गए आप, पहले कैश निकाला फिर घर ले गए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन मैंने कहा इन दोनों के लिए आप एक कंबाइंड एंट्री कर सकते थे, आप डायरेक्ट पैसा घर लेकर चले जाओ ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और क्या कम हो गया आपका? बैंक अकाउंट। तो गिवर इज बैंक। You can pass this one journal entry also. Otherwise, you have an option to bring the cash first into your business and after that you can draw it for your personal purposes. अच्छा, थर्ड है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगेन विड्रॉन, देखो ना, पहले भी निकाला लेकिन पहला पर्सनल के लिए था, दूसरा मालूम नहीं, ये बिजनेस में ही रखा रह गया। 3,000 रुपए किस डेट को है? 3 अप्रैल को। मैंने फिर बैंक से निकाला पैसा तो मैंने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन इस पैसे को मैं घर नहीं ले गया, तो दूसरी एंट्री नहीं पास होगी, ये पैसा बिजनेस में ही रहा। प्रॉब्लम क्या है?
अगर घर ले गए होते तो फिर एंट्री पास कर देते। यहाँ पर तो उस एंट्री को पास करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले की तरह। पहले पैसा निकाला, घर ले गए, यहाँ पैसा निकाला लेकिन घर नहीं ले गए, ये बिज़नेस में ही पड़ा रहा। फ़र्क समझ में आया? फोर्थ को कह रहा है पर्सनल यूज़ के लिए फिर 2000 निकाला। ओके, ओके, आई डिड अ मिस्टेक। सर कहाँ मिस्टेक हो गई? ये मैंने मान लिया था पैसा बैंक से निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा बैंक से यहाँ निकाला। ओके, पहले वाले में सीधा कैश ले गया ड्राइंग। कैश बैंक से नहीं निकाला, मेरी बात ढंग से समझे। पहले वाले केस में ये देखिए वापस आए, बैंक से पैसा निकाला तो मेरे हाथ में क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो कितना? 2000। और इस पैसे को हम घर ले गए तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। लेकिन पहले वाले और इस वाले में फ़र्क है। सर कौन सा फ़र्क आ गया? पहले वाले में बैंक वर्ड नहीं लिखा था, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से बैंक आ गया। विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो कैश जो था मेरे बिजनेस में उसी को निकाल लिया। तो कैश अकाउंट निकाल लिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री नहीं होगी आपकी। ये एंट्री पास नहीं होगी फर्स्ट वाले केस में। और ये भी नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट वही एंट्री रहेगी जो आप जानते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कंबाइंड एंट्री नहीं होगी, यहाँ कंबाइंड एंट्री होगी। यहाँ आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, सॉरी। ठीक है ना? दोनों में फ़र्क समझ में आया? भाई यहाँ क्या था पहले वाले केस में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? जर्नलाइज द फॉलोइंग। मालूम है क्या करना है? 1 अप्रैल को कह रहा है बैंक में पैसा डाला एक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके, 1 अप्रैल को पैसा बैंक में जमा किया अपना करंट अकाउंट यानी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। कर देते हैं बैंक अकाउंट ओपन, क्या दिक्कत है? हमें कौन सा पैसा अपनी जेब से देना है? जर्नल एंट्रीज 1 अप्रैल 19 को कह रहा है मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो लेने वाला कौन? बैंक। तो रेसिपिएंट बैंक अकाउंट, जेब से क्या गया होगा? कैश, तो टू कैश। रियल अकाउंट कितने रुपए? 20,000, बैंक में प्लस हो गया। ओके, अब दूसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है कि हमने पैसा निकाला है, विड्रॉल किया है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। 2 अप्रैल को मैंने विड्रॉल किया है, 2 अप्रैल को पैसा विड्रॉल किया पर्सनल। मेरा पैसा मैं बिजनेस में ये यूज कर रहा था, उसको मैं घर ले गया। तो घर ले गए आप, आपका कैश तो कम हो गया 1,000 रुपए से। बोलो, लेकिन ये आपका ड्राइंग बढ़ा दिया इसने। ड्राइंग आपकी कैपिटल को कम कर रहा है। यहाँ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ड्राइंग। सर नहीं समझ में आया, ड्राइंग को आपने क्यों डेबिट किया? होता क्या है जब आप कैपिटल लगाते हैं ना बिजनेस में, लास्ट सेशन मैंने बताया था कैपिटल लगाया बिजनेस में तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज भी देखा था एक क्वेश्चन आते ही, हाँ या ना? अब एसएससी क्या करता है, इस पैसे से कमाता है और कमाता है, सेल करता है, परचेस करता है, प्रॉफिट आता है, उसकी कैपिटल प्लस होती रहती है, लेकिन उसको घर भी तो चलाना है।
घर कहाँ से चलाएगा? इसी बिज़नेस से चलाएगा। पैसा कहाँ से निकालेगा घर खर्च के लिए? इसी बिज़नेस से निकालेगा। जब घर में ले जाएगा पैसा वापस, तो टू कैश या बैंक करेगा और कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ जैसे मान लो आज ₹100 खर्च किया, कल आलू सब्जी खरीद लिया, परसों उसने चॉकलेट खरीद लिए, 3 दिन बाद उसने कुछ और चीज़ें घर के लिए कपड़े खरीदे, तो वो साल भर उस बिज़नेस से पैसा खर्च करता रहता है और बार-बार हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब पैसा लाया था कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और अब हम जब बार-बार खर्च करेगा तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना गलत है। क्या बिज़नेस में पैसा बार-बार ले गए थे? नहीं, एक ही बार ले गए थे। पैसा तो बार-बार निकल रहा है और बार-बार निकलेगा तो कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा, कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा, कितना गलत इम्पैक्ट जाएगा किसी के ऊपर। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट इनिशियली हम साल भर इसको ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घर के लिए ले जा रहे हो ना, लिखते जाओ ड्राइंग, 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 ड्राइंग साल भर। और साल भर में जितनी भी ड्राइंग हुई उसको खत्म कर दो टू ड्राइंग करके और सबको एक साथ डेबिट कर दो कैपिटल अकाउंट से। अब समझ में आई बात? तो एक बार आपको देखने में भी कैपिटल अकाउंट अच्छा लग गया, पैसा आया और साल भर में इतना ड्राइंग के नाम पर एक ही बार में दिखा दिया ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट को माइनस करते हुए। लेकिन ड्राइंग आपने 1000 बार दिखाया, उसके लिए अलग अकाउंट ओपन कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये कुछ नहीं है बल्कि कैपिटल अकाउंट का ही निगेटिव फॉर्म है। कैपिटल अकाउंट का ही निगेटिव फॉर्म होता है ड्राइंग। तो ये है कैपिटल अकाउंट, जैसे पैसा आया उसी तरह ड्राइंग कैपिटल से गया। अच्छा, 3000 उसने बैंक से निकाले 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल उसने बैंक से निकाले तो कैश बढ़ गया 2। क्या कम हो गया? सर देने वाला बैंक है 3000, पैसा विड्रॉ किया है। इसको ये बिजनेस में ही यूज करेगा जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए। हम मान लेंगे ये बिजनेस में पड़ा रहा पैसा, ठीक है 3000, क्या दिक्कत है? पैसा विड्रॉ किया बैंक से, खर्च होगा बिजनेस में। कह रहा है बैंक से विड्रॉ किया है 4 तारीख को, लेकिन घर में यूज करेगा कितना? 2000। ओके, तो 4 अप्रैल को इसने फिर कैश निकाला है। पैसा बैंक से निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000। लेकिन ये पैसा बैंक से निकाल कर आया ऑफिस और ये पैसा घर ले गया। भाई मैंने बैंक से पैसा निकाला, उसके बाद मैं अपने ऑफिस में चला गया, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन ये पैसा लेकर मैं घर आ गया और मैं घर में खर्च कर रहा हूं, तो ये पैसा लेकर मैं घर आ गया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और ड्रॉइंग इज नथिंग एल्स बट योर निगेटिव कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो इन दोनों के लिए एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते थे, जैसा कि आपकी बुक्स में दिए हुए होते हैं। देखो ना, कैश कैश 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी आप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पासिंग टू डिफरेंट एंट्रीज यू कैन पास अ कंबाइंड एंट्री। 4 अप्रैल के बाद प्लेस ऑन फिक्स डिपॉजिट एट बैंक बाई ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। बैंक से पैसा निकाला और फिक्स डिपॉजिट में ले गया। ठीक है, 5 अप्रैल को उसने बैंक से पैसा निकाला तो गिवर इज बैंक, तो टू बैंक अकाउंट कितना था? 5000 था। हाँ, और इससे मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला। कहाँ डाला? फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट मेरी एसेट होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपका एसेट होता है, उसी तरह मेरा फिक्स डिपॉजिट भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो मेरे लिए एसेट है। तो जब एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एसेट जब बढ़ेगी डेबिट होगा, मालूम है। रियल अकाउंट प्लस होता है तो डेबिट होता है। अच्छा, लास्ट कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राज एंड कंपनी टू हुम गुड्स वे सोल्ड। एक राज एंड कंपनी को 20,000 का सामान बेचा गया था लास्ट ईयर, उससे पैसा मिला और 1% डिस्काउंट दे दिया। अब हमें पैसा मिला बैंक में या कैश में? चेक से। और चेक डिपॉजिट किया है इसने 12 तारीख को। तो आज मुझे चेक मिला तो मैं एंट्री करूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? गिवर राज एंड कंपनी। कितना लेना था? 10,000 या 20,000? 20,000। और 1% कम मिला है क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया जो मेरे लिए नुकसान है। इसका मतलब उसने हमें 19,800 रुपए दिए। 200 उसने नहीं दिए जो चला जाएगा डिस्काउंट अलाउड में।
बोलो सर। चेक इन हैंड लिखेंगे। अभी 2 मिनट पेशेंस रखें। बारह अप्रैल को इसने ये चेक बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में प्लस हो गया पैसा। रिसिपिएंट रिसीवर आपको डेबिट करना पड़ेगा 19,800 और चेक इन हैंड मेरे हाथ से निकल जाएगा और बैंक में चला गया। अब आते हैं आपके बुक्स ने किया क्या हुआ है। आपकी बुक्स ने किया है कुछ ये जो मैं यहां करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जब किसी से चेक मिलता है ना, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट में नुकसान हो रहा है टू राज एंड कंपनी 19,800 200 और फिर ये कैश निकल करके बैंक में चला गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको ज्यादा आसान कहां लग रहा है सर? चेक इन हैंड में, क्योंकि कैश तो मेरे पास आया ही नहीं, मेरे पास तो चेक आया था। बुक्स वालों ने क्या किया, इसको कैश मान लेते हैं कि जब किसी से आपको चेक मिलता है दिस इज जस्ट लाइक अ कैश। आपने कैश रखा, जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में कर दिया, तो दिस इज द ट्रीटमेंट विच इज गिवन इन योर बुक्स। लेकिन हम लोग इसको करेंगे, दिस इज वेरी इजी एंड इफेक्टिव। Always you can understand that how much amount of check in hand is lying with you। आपके हाथ में चेक इन हैंड कितना है जो बैंक में अभी डिपॉजिट करना है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो मेरे पास 10 लोगों का चेक आया, अगर मैंने उसको कैश लिख दिया और चेक को मैंने अलमारी में डाल दिया, 6 महीने बाद याद है ओहो चेक तो बर्बाद हो गया, कैश पे लिख दिया था, याद नहीं है। अगर आप चेक इन हैंड से एंट्री करते हैं तो ऑलवेज इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस शीट दैट दीज आर द चेक्स, these are different checks which are lying in your hand, you are needed to deposit in your bank account। तो ये आपको एक clear cut information देता है। तो instead of passing this one entries which are given in your books, I will pass this journal entries and equally it will be 100% right। तो do not try to get confused on that। ये हम लोग करेंगे और हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना? पक्का। तो आज की क्लास बस इतनी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके सामने आएंगे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया जी। नेक्स्ट सेशन में फिर 4-5 क्वेश्चंस देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।